कि बड़े मुश्किल हालात पाकिस्तान भर में हैं। पिछले साल लोकस्ट का हमें सामना था सारे पाकिस्तान में, और जो किरदार वफाकी हुकूमत का लोकस्ट को टैकल करने में रहा वो आप सबके सामने है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपको पैसे देते हैं ताकि आप जहाज़ ऑपरेट कर सकें, और गालिबन हमने 1 करोड़ रुपए 10 मिलियन रुपीस हमने प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को फ्यूल और पेस्टिसाइड के लिए। इमेजिन कि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत को पैसे दे रही है। हमने 10 मिलियन रुपए वफाकी हुकूमत को दिए ताकि अपने जहाज चला सकें, ईंधन हम दें, पेस्टिसाइड हम दें ताकि सिंध में वो जहाज से फ्यूमिगेशन हो सके उस पेस्टिसाइड की, और हम लोकस्ट के इशू को कंट्रोल कर सके। लेकिन उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और मुतहर्रिक अंदाज से अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए काम किया। और मैं आपके सामने आज नंबर्स पेश करना चाहूँगा वीट के, आपको पता चल सके कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। पंजाब जिसमें दुनिया का सबसे अजीम वजीर आला काम कर रहा है, सरदार उस्मान बोजदार, वसीम अकरम प्लस या इमरान खान प्लस है मेरे ख्याल में, वो उसका टारगेट था, और ये उनका अपना टारगेट है। ये अगेन मैं नहीं कह रहा, ये कागजात पर मबनी है। 19.66 मिलियन मेट्रिक टन ये पंजाब हुकूमत का टारगेट था। ये टारगेट जी प्रोडक्शन का 19.660 मिलियन मेट्रिक टन, और जो एक्चुअल पैदावार हुई सूबे पंजाब में वो 19.4 मिलियन मेट्रिक टन, यानी कि पंजाब हुकूमत अपनी प्रोडक्शन का टारगेट मीट नहीं कर पाई। खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर 7 साल से फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, काबिल नेक लोग हुकूमत कर रहे हैं, बड़ा अगेन इमरान खान प्लस टाइप वहां पर लीडरशिप मौजूद है, उसका जो पैदावार का प्रोडक्शन टारगेट था वो 2.57 मिलियन मेट्रिक टन था, और जो एक्चुअल पैदावार खैबर पख्तूनख्वा में हुई वो 1.22 मिलियन मेट्रिक टन है, यानी कि तकरीबन आधी से भी कम अपने टारगेट को खैबर पख्तूनख्वा की जबरदस्त हुकूमत। मैं इसके कागजात भी आपको दे दूंगा। बलूचिस्तान का टारगेट था 1 मिलियन मेट्रिक टन, और वो भी अपना टारगेट मीट नहीं कर पाया, उसका 0.983 मिलियन मेट्रिक टन। जो वाहिद प्रोडक्शन टारगेट मीट किया वो सूबा सिंध था, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन, आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस के हिसाब से सिंध हुकूमत अपनी पॉलिसीज बनाती है और उसको इन्फोर्स कराती है। सिंध का प्रोडक्शन टारगेट था 3.8 मिलियन मेट्रिक टन, और अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध ने उस टारगेट को ना सिर्फ अचीव किया बल्कि उसको एक्सीड किया। हमने टारगेट से बढ़कर पैदावार हुई, और हमारी टोटल पैदावार हुई 3.852 मिलियन मेट्रिक टन। मैं इस अचीवमेंट पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और सिंध के फार्मर को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इन मुश्किल हालात में ठीक है फेडरल गवर्नमेंट से आपके डिफरेंसेस हैं, लोकस का भी अटैक है, बड़े मुश्किलात हैं, इन्होंने अपना काम किया, जो पॉलिसी थी उसको इन्फोर्स कराया, और आपने नतीजा देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने अपने टारगेट्स को एक्सीड किया। ये शो करता है कि जो लोग माजी में हमारी स्पेशली एग्रीकल्चर पॉलिसी का मजाक उड़ाते थे, तनकीद का निशाना बनाते थे, यह आज उनको जवाब है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की प्रो एग्रीकल्चर पॉलिसी, प्रो फार्मर पॉलिसी का नतीजा ये है कि हम अपने वीट टारगेट को मीट कर पाते हैं। और ये टारगेट मीट करना क्यों ज़रूरी है कि मौजूदा कोविड के हालात में फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का एक बड़ा अहम इशू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने अपना किरदार अदा किया। जो बाकी बात करने के चैंपियन थे उन्होंने सिर्फ
बातें की। उसके बाद प्रोक्योरमेंट टारगेट, कि एक बार गंदम पैदा हो जाती है तो उसके बाद सूबे कितनी गंदम जो है वो प्रोक्योर कर पाते हैं। उसका वजह, बुनियादी टारगेट प्रोक्योर करने का ये होता है कि सरकार के पास एट ऑल टाइम्स गंदम होनी चाहिए, ताकि अगर मार्केट डिस्टेबलाइज होती है, खुर्द बुर्द होती है, होर्डिंग होती है, तो रिलीज करती है ताकि प्राइस को आप रैशनलाइज कर सकें। और माजी में ये प्रैक्टिस रही है कि सितंबर के महीने में आप गंदम को रिलीज करते हैं और सितंबर से लेकर मार्च के दरमियान आप अपनी प्राइसेस को स्टेबलाइज करते हैं। सरकारी गंदम, जो सरकारी प्रोक्योर्ड गंदम है, उसको कम रेट में, सब्सिडाइज रेट में मार्केट में रिलीज करके, ताकि एक आम आदमी को फायदा हो सके और फूड सिक्योरिटी आपके पास रहे। जो प्रोक्योरमेंट टारगेट था वो पंजाब ने अपना 90% अचीव किया, खैबर पख्तूनख्वा ने तकरीबन 5% अचीव किया, बलूचिस्तान ने 83% अचीव किया, और पास्को जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है उसने 65% अचीव किया। प्रोडक्शन टारगेट में भी सूबाए सिंध ने तमाम सूबों के मुकाबले में और पास्को के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया, और हमने 98% अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट अचीव किया। पास्को ने 65% एग्जैक्ट में बता दूं, 65.48% पास्को ने अचीव किया, और सूबाए सिंध ने 98% अपना टारगेट अचीव किया। यानी कि हमारी प्रोडक्शन भी ठीक हुई और हमने अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट भी प्रॉपर्ली अचीव किया। नतीजा क्या हुआ कि सूबाए सिंध के अंदर हमारी सही हिकमत अमली की वजह से गंदम की जो कीमत है वो स्टेबलाइज रही। हमारा कोई डिमांड सप्लाई का इतना मेजर गैप नहीं रहा, और आज भी अगर आप कराची की बात करते हैं तो 100 केजी की जो बोरी है वो 4,700 रुपये की कराची शहर में मिल रही है, और अगर आप नॉर्दर्न सिंध जाते हैं, सक्खर तक पहुंचते हैं, तो ये 4,400 रुपये पर बोरी चल रही है। यानी कि 5,000 से कम रेट सक्खर में 4,400 पे चल रही है। लेकिन अगर आप इसका मवाजना पंजाब से करते हैं, लाहौर से करते हैं, इस्लामाबाद से करते हैं, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से करते हैं, तो वहाँ पर रेट 5,000 तक पहुँच गए, 5,000 तक। यानी कि गंदम का एक बहरान की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में रेट्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोगों ने गंदम को अब होर्ड करना शुरू कर दिया है, ताकि कीमतों में मसनूई इजाफा किया जाए, और सही वक्त पर, जिस तरह के चीनी बहरान में, अद्वियात बहरान में और बाकी तमाम बहरान में लोगों ने पैसे कमाए, माफियाज ने पैसे कमाए, उसी तरीके से इस सिचुएशन में भी पैसे कमाए जाए। जो शॉर्टफॉल है, कोई भी अच्छी हुकूमत होती है तो कोशिश करती है शॉर्टफॉल आए ना, वो प्रोएक्टिव तरीके से काम करती है। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ की, वो प्रोएक्टिविटी में तो बिलीव ही नहीं करती। वो प्रोएक्टिव सिर्फ एक चीज़ में, इल्ज़ाम तराशी। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं की होगी, उनका जवाब तैयार होगा। ये इस चीज़ में वो लोग, उनको मलका हासिल है, वो चैंपियन है, लेकिन काम शाम करने में वो बिलीव नहीं करते। इस शॉर्टफॉल को मीट करने का तरीका ये था कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोएक्टिव तरीके से काम कर मिनिमाइज कर लेती, वो नहीं कर पाए। और अब फेडरल गवर्नमेंट तमाम सूबाई हुकूमतों पर ये प्रेशर डाल रही है कि जी आप गंदम, सरकारी गंदम जो कि माजी में हिस्टोरिकली हम सितंबर में रिलीज़ करते थे, उस गंदम को फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिया जाए। और पंजाब में गालिबन कल परसों से ये रिलीज़ होना शुरू हो गई है। रेट अभी तक कम नहीं हुए। हमें इस पे नेचुरली प्रॉब्लम है।
दो इश्यूज हैं। पहली चीज कि अगर मुल्क भर में रेट्स में डिस्टॉर्शन होगी, अगर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में रेट्स ज्यादा होंगे तो हमारी गंदुम वहां पर जाना शुरू हो जाएगी, सिंध में फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। अगर हम अपने बॉर्डर सील करेंगे तो फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी स्टार्ट हो जाएगी कि जी आप गलत करते हैं। और ये जो मैं आपको सारे प्रोडक्शन टारगेट्स वगैरह बता रहा हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पानी के हवाले से सूबाए सिंध के एतराज़ात आज भी कायम है, हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि वज़ीर आज़म की कायम कमेटी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में वो ओपिनियन दे चुकी है कि पानी गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि लोकस्ट का अटैक था, डिस्पाइट द फैक्ट कि फेडरल गवर्नमेंट ने लोकस्ट के को काउंटर करने में अपना किरदार नहीं अदा किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें पानी सही नहीं मिला, हमने काम ठीक किया। लेकिन अब इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हमें तशवीश है कि हमारी गंदुम दूसरे सूबों में जाएगी। नंबर एक, वहां पर होर्ड की जाएगी, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पंजाब में रहने वाले हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले हमारे भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे रहने वाले भाई हैं, वहां पर होर्ड की जाएगी। और ये स्ट्रैटेजी बनाई है इन लोगों ने कि जो सरकारी गंदुम है उसको इस साल के आखिर तक मार्केट में रिलीज कर दिया जाए ताकि एक मसनूई बहरान क्रिएट हो और ये जो माफिया है एक बार फिर कीमतों में इजाफा करके आवाम का खून पसीना निकाल सके, खून निचोड़ सके और आवाम का इस्तेहसाल कर सके। ये मैंने आपके सामने हकाइक पेश किए हैं। कल भी कुछ वफाकी हुकूमत की जानिब से स्टेटमेंट आया हमारी हुकूमत के खिलाफ। मैं एक बार फिर ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत, हमारी काबीना प्राइस कंट्रोल करने के लिए जो जो इक़दामात उठाने की ज़रूरत है वो उठा रही है ताकि फूड इनसिक्योरिटी हमारे सूबे में और इंशाल्लाह हमारे मुल्क में ना हो। और जो कुछ भी सिंध हुकूमत को करना पड़ा गंदुम की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने में, रिलीज़ करने में गंदुम अपनी, वो फैसला हमारी काबीना हालात को मद्देनज़र रखने के बाद करेगी। मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब होके ये बावर कराना चाहता हूँ कि एक और बड़ा मसनूई बहरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से होने वाला है। हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम प्रोएक्टिव तरीके से काम करें ताकि इन मुश्किल हालात में, इस मुश्किल वक्त में फूड इनसिक्योरिटी हमारे मुल्क में ना हो और गंदुम वाफिर मकदार में अवेलेबल हो, प्राइसेस में इजाफा ना हो और आम आदमी को सही नरखों में गंदुम मिल सके। और जो माजी में सरकार अपनी गंदुम जिस तरीके से सब्सिडाइज रेट पे सही वक्त पर स्ट्रैटेजी बना के डिस्ट्रीब्यूट करती थी ताकि आवाम को सस्ती गंदुम मिल सके, आटा मिल सके, वो चीज़ हम कंटिन्यू कर सकें। सवाल जवाब हैं, इस्माइल राऊ साहब भी मेरे साथ हैं, हरी राम साहब भी मेरे साथ हैं। अगर कोई सवाल जवाब आप इस्माइल साहब अगर कुछ बात भी कर लें, कोई सवाल जवाब है तो फिर हम देखें। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है इस सूबे के ऊपर कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो सिंध की काबीना जो हालात होंगे उनको मद्देनज़र रखने के बाद फ़ैसला करेगी और जो फ़ैसला हमारी आवाम के बेहतरीन और वसी तर मफाद में होगा, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट
उसका मैक्सिमम फ़ायदा हमारी आवाम को जाएगा, वो इंशाल्लाह फ़ैसला सिंध की काबीना करेगी। वो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर। यही तो मजाक है कि इनके कौल व फ़िल में इतना तज़ाद है। मतलब आप देखें ना, मुझे आज भी याद है कि वो जो पहला अद्वियात का स्कैंडल हुआ था, उसके निर्खों में इजाफा वफाकी काबीना की मंजूरी से हुआ था। अगर चीनी बहरान में चीनी एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया तो वो वफाकी काबीना ने किया ना, लेकिन तब भी वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि केई के रेट्स में इजाफा वफाकी हुकूमत करती है और वही वफाकी हुकूमत के जो सियासी लोग हैं वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना करते हैं। और फिर आप देखें, मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा, असद उमर साहब उस धरने में पहुँचे, सूबाई सिंध के गवर्नर उस धरने में पहुँचे और ऐलान किया गया कि इतवार से या पीर से गालिबन लोड शेडिंग नहीं होगी। आप तमाम दोस्त इस शहर में रहते हैं, इस सूबे में रहते हैं, जगह जगह के इवेंट्स को कवर करते हैं। कल आपके टीवी चैनल्स पर, आज के अखबारों में ये चीज़ें छपी हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई, आज भी लोड शेडिंग चल रही है। तो ये सिर्फ बात करने पर बिलीव कर, किस तरीके से चीज़ें मैनिपुलेट करके अपनी सियासत चमका लें, काम करने पर ये लोग बिलीव नहीं करते। मैं आज भी समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केई और तहरीक इंसाफ के नेक्सस को जो उजागर किया है, वो एक सवाल उठाया ना उन्होंने, उस सवाल का जवाब तो हमें मिलना चाहिए ना कि क्या नेक्सस है नहीं है, क्या माजी में रवाबित रहे नहीं रहे, कोई फंडिंग हुई नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो जवाब दे दें। वो जो रिपोर्ट का हवाला चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, कम से कम आज उस बात को किए हुए 48 घंटे हो गए। वफाकी हुकूमत आके ये कह दे कि वो रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती, वो कह दे तहरीक इंसाफ वाले कि आपके इल्ज़ामात गलत हैं, हमने हमारे कोई रिलेशनशिप केई की मैनेजमेंट के साथ या उसका जो ओनरशिप वाला ग्रुप है उसके साथ नहीं रहा। और तीसरी अहम चीज़, ये जो बार बार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं ये लोग, कराची इलेक्ट्रिक को जब ये कहते हैं ना कि प्राइवेटाइज कर दिया है, आज भी कराची इलेक्ट्रिक के बोर्ड पर 2 नुमाइंदे वफाकी हुकूमत के हैं, 2 नुमाइंदे। 23% शेयर होल्डिंग कराची इलेक्ट्रिक में आज भी वफाकी हुकूमत की है। वो 2 वफाकी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? असल जिम्मेदारी तो बोर्ड की है। चलें वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट कौन करता है? नेपरा करता है। नेपरा किसका इदारा है? वफाकी हुकूमत का है। निर्खों में इजाफे का इजाज़त किसने दी है? वो नेपरा की मंजूरी के साथ हुई है ना। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि काम भी वही करते हैं, एहतजाज भी वही करते हैं। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि आप इस मुनाफ़क़त से बाहर निकलें और जो हक़ाइक़ हैं उस पर मबनी बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मसाइल हल हो सकेंगे। ये करके मैं सबके जो देखिए, पहली चीज़ तो मैं समझता हूँ कि सीपेक की अफादियत और सीपेक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, ये बात मौजूदा हुकूमत भी करती है, माजी की मियाँ नवाज शरीफ की, शायद खाकान अब्बासी साहब की भी हुकूमत करती थी और सब क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ रिकॉर्ड पर ये लाना चाहूँगा, ये जो गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, ये किसका तोहफ़ा है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तोहफ़ा है। ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के विजन का तोहफ़ा है। आप सबको याद होगा कि सीपेक जो है गवादर पोर्ट के बगैर
हकीकत में तब्दील नहीं हो सकता था। और माजी में एक मिलिट्री डिक्टेटर के रूल में, एक किंग्स पार्टी के रूल में गवादर पोर्ट किसी और मुल्क को दे दिया गया था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ये आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसने उस पोर्ट को, गवादर पोर्ट को चीन के हवाले किया, और इस तरीके से सीपेक एक रियलिटी में तब्दील हुआ। तो मैं समझता हूँ सीपेक को मजबूत बनाने के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है हम सबको करनी चाहिए, लेकिन गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। सीपेक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है, आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है, और हमारे विजन की वजह से आज ये शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि ये जो गेम चेंजर पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए ये इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सके, और सही मानों में हमारे हालात जो हैं, जिस तरीके से जरदारी साहब ने उस ज़माने में सोचा था, उस तरीके से हालात पाकिस्तान की आवाम के सीपेक की वजह से तब्दील हो सके। जी आ रहा हूँ मैं। तो शहबाज गिल साहब की मुझे बातें एट टाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम समझ नहीं आती किस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं। मैं भी उस दिन चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहबाज गिल साहब का गालिबन ट्वीट था या किसी टीवी चैनल पे वो थे, उन्होंने कहा जी कि ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है तो उसका क्रेडिट ले रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो क्रेडिट लेना चाहिए ना भाई, कि अगर सिंध ने अपने टेस्ट को 26 फरवरी को, जो कि 200 टेस्ट यौमिया करने की सकत थी, उसको बढ़ा के हम 12-13 हज़ार टेस्ट तक ले गए, तो ये अचीवमेंट है ना सिंध हुकूमत की। इसको तो हम सब अप्रिशिएट करेंगे, इसको चेरिश करेंगे। वो कहते हैं कि सिंध में टेस्ट इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि सिंध में कोरोना ज़्यादा है। अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब में शायद केसेस इसलिए कम है कि आपने टेस्टिंग ख़त्म कर दी है, टेस्टिंग कम कर दी है, शायद इसलिए कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, तो क्या मैं गलत तो नहीं हूँगा ना ये बात कहने में? क्योंकि जितने टेस्ट करोगे उतने ज़्यादा केसेस आएंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, हमने किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की, नतीजा ये हुआ कि हाँ हमारे सूबे के अंदर ज़्यादा केसेस आए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको एक नंबर आज देना चाहूँगा, ये भी ऑफिशियल फिगर है। सिंध में अभी तक टोटल इन्फेक्टेड केसेस जो हैं 1,07,773 हैं, 1,07,773 हैं, और पंजाब में 88,045 है। राइट, ये ऑफिशियल फिगर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिकवरी सूबा सिंध के अंदर 65,420 पेशेंट्स की हुई है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। तो शहबाज गिल साहब इसके जवाब में कहते हैं भाई ज़्यादा केसेस हैं आपकी, इसलिए रिकवरियाँ आपकी ज़्यादा हो गई हैं, इस पर भी तनकीद करते हैं। लेकिन मैं आज एक और फिगर आपको देता हूँ जिसे थोड़ी सी तशवीश मैं समझता हूँ किसी भी एहसास रखने वाले हुक्मरान को होनी चाहिए, कि पंजाब में अभी तक 2043 अमवात हुई हैं, 2043 डेथ्स हुई हैं कोविड की। हालांकि उनके केसेस सिंध से कम हैं, और सिंध जिसने कोरोना बहुत ज़्यादा है, हमारे केसेस बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ डेथ्स हुई हैं 1,863। यानी कि केसेस हमारे ज़्यादा, रिकवरी हमारी ज़्यादा, डेथ्स उनकी ज़्यादा, लेकिन कहते हैं स्ट्रैटेजी हमारी ज़्यादा बेहतर है। सिंध की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, सिंध ने जो इक़दाम उठाए वो ठीक नहीं है। जनाब, ये जो मैं नंबर्स आपको दे रहा हूँ, ये नंबर्स शो करते हैं कि सिंध हुकूमत ने टेस्टिंग के हवाले से जो स्ट्रैटेजी थी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हवाले से जो स्ट्रैटेजी थी, वो सही अपनाई। हमने पेशेंट्स को ट्रीट करने की जो स्ट्रैटेजी थी उसको सही तरीके से अपनाया, जिसकी वजह से हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया, जिसकी वजह से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे मुस्तफ़ीद हुए, ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो सेहतयाब होके कोरोना वायरस से निकले, और कम पेशेंट्स का इंतकाल हुआ है हमारे सूबे में। ये शो करता है कि सूबा सिंध की हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी थी वो ज़्यादा मौसर थी और आपके मुकाबले में बेहतर थी। जी
जी राहुल साहब कर जी। देखें, वो तो हमने 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 इस वक्त भी हमारी वो सर्वे जारी है। इस वक्त जो नुकसान हुआ बहुत ही कम एरिया में हुआ, इसलिए वो कहीं थोड़ा बहुत जाके उसका पड़ाव होता है, फिर दूसरी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन असल जो खतरा जो है, जो खुद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और खुद जो वफाकी हुकूमत के इदारे हैं, उन्होंने जो वार्निंग्स दी हैं, उन्होंने जो आगाही दी हुई है, उसमें आने वाले जो 2 माह हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं, जिसके लिए वफाकी हुकूमत की कोई तैयारी नहीं है। वफाकी हुकूमत उसके लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। जिसके लिए जो ग्राउंड स्प्रे और फील्ड ऑपरेशन के लिए गाड़ियां चाहिए, वो वफाकी हुकूमत ने मुहैया नहीं की हैं। यानी 1.25 साल 1.5 साल हो गया है इस इशू को। वफाकी हुकूमत का जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ऑफ प्रोटेक्शन है, वो उसकी आप स्ट्रेंथ देखेंगे कि पिछले साल भी हुई थी, और 1.5 साल यानी गुज़श्ता फरवरी में बलूचिस्तान में 2019 की फरवरी में बलूचिस्तान में आया है। आज हम जुलाई में चल रहे हैं, यानी 1.5 साल उसको हो चुका है। 1.5 साल में प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ वही की वही है, जो कि 1.25 साल से दुनिया के जो इदारे इसको मॉनिटर करते हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले जो खदशात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 20-40 गुना ज़्यादा हमला होना है। इस वक्त भी सिंध में गुज़श्ता साल भी प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की टीमें 8 थी सिंध में, अभी भी 8 हैं। और इस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट की 98 टीमें काम कर रही हैं, जो कि पिछले साल इस वक्त जब टीडी आई थी तो हमारी एक भी टीम नहीं थी, हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं थी। इस वक्त हमारी 32 गाड़ियां फील्ड में, जबकि दूसरी गाड़ियां भी हमारी आ रही हैं। एरियल स्प्रे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के बाद यानी उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए था, दूसरे जहाज खरीद करने चाहिए थे। इस वक्त 1.5 साल के बाद उसकी पोजीशन ये है कि गुज़श्ता साल उसके पास 3 जहाज थे, जो एक गिर के जिसमें एक पायलट और इंजीनियर भी शहीद हो गया। इस वक्त प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास फ़कत 2 जहाज हैं। ये है संजीदगी। ये इतना सारा बहुत बड़ा इशू जो फूड सिक्योरिटी का इशू है, जो जिसकी वजह से कहत होगा, जिसकी वजह से बेरोजगारी होगी, जिसकी वजह से इफलास पैदा होगा, उसमें वफाकी हुकूमत की तरजीह आप प्रायोरिटी उससे अंदाज़ा लगा ले कि उन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया सकता। देखें, इस वक्त जो रिपोर्ट है वो तो क्योंकि थोड़ा बहुत जो कुछ सब्जियां थी और जो काटन का थोड़ा बिल्कुल ही छोटा फसल था, नया फसल था, उस पर थोड़ा उसका इफेक्ट हुआ है। लेकिन आने वाले वक्तों में गंदम में भी हो सकता है। हमारे पास इस वक्त 2 देखें बड़े फसल हमारे जो खरीफ के क्रॉप्स, 2 राइस और काटन इस वक्त लगा हुआ है हमारा। अगर हमने नहीं रोका तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जो खुद वफाकी हुकूमत की भी उसमें प्रेजेंटेशन है, ब्रीफिंग है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की है कि पाकिस्तान के अंदर अगर तदारक नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं किया गया, तो 2500 बिलियन रुपीस का नुकसान होना है, 2500 बिलियन रुपीस का, जो जिसके लिए पैसे कितने चाहिए उसके तदारक के लिए 26 बिलियन चाहिए, जिसमें भी 3 बिलियन प्रॉन्स देने के, जिनका काम नहीं है। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंडेट सारा का सारा फेडरल गवर्नमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का है, फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का है। लेकिन उसके बावजूद 3 बिलियन उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 23 बिलियन का इशू था, जिसको अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4 माह के बाद, इतने बड़े इशू को 4 माह के बाद एक इजलास बुलाया। उसमें उन्होंने जो बैठे हुए चीफ मिनिस्टर साहिबान थे चारों, किसी का इनपुट नहीं लिया, किसी का स्टांस नहीं लिया, और बाकी वजीर खजाना को बोल आदि प्रॉन्सों से बात करें। ये 23 बिलियन है, वो भी की हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है, वो भी सूबे दें। जी हाफिज नहीं मैं देखिए, वफाकी हुकूमत शायद रूल्स ऑफ बिजनेस में बिलीव नहीं करती। वो आज भी समझती है कि वफाकी हुकूमत का मतलब है वज़ीर आज़म।
सिंध हुकूमत एक आइनी हुकूमत है और आइन की सरबुलंदी में बिलीव करती है। चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फ़ैसला साजी जो है वो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को अकेले नहीं करना, वो काबीना ने करना है, मामला काबीना में उठाया जाएगा। जहाँ तक आपने कीमतों की बात की, मैंने आपको कंपैरिजन दिया था कि पंजाब में क्या रेट है, इस्लामाबाद में क्या रेट है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या रेट है और सूबाई सिंध के अंदर कराची और शक्कर में क्या रेट है। वो मवाजना मैंने आपको दिया था कि इन तमाम हालात के बावजूद सूबाई सिंध के अंदर कंपेरेटिवली पेशावर के मुकाबले में, लाहौर के मुकाबले में और इस्लामाबाद के मुकाबले में रेट कम है। जी अशद, ये करके जी सिंध में दहशतगर्दी की हालिया लहर है, आपको पता होगा यकीनी तौर से सिंध भर में दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। पुलिस और रेंजर पहलकारों को जो है चुन चुन के शहीद किया जा रहा है। कच्चे के इलाके में जो है अगवा बराए तावान के केसेस बढ़ चुके हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सारे जो ग्राफ थे वो ऊपर जा चुके हैं। तो आप गुज़िश्ता आईजी की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, जो मौजूदा आईजी हैं क्या आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं? वो सही काम कर रहे हैं? और जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ था उसमें दही जो है वो किसी की जानिब से नहीं हुई है। और एक और सट के सवाल था कि कराची चिड़ियाघर के हवाले से 2 साल पहले सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि इसको आलमी मेयार पे जो है वो बनाया जाएगा। तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा? अच्छा, आपका जो पुलिस के हवाले से सवाल था उसमें ख़ुद एक तज़ाद है। एक तरफ आपने पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया, फिर उसके साथ साथ आपने ख़ुद कहा कि पुलिस ने अच्छा काम भी किया। तो जहाँ तक आपने पुलिस के या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो ख़राबी हुई है उसके हवाले से बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद परसों पब्लिक सेफ्टी कमीशन का इजलास वज़ीर आला से ने समन कर लिया है। उसके अंदर ये तमाम मामलात को रेस किया जाएगा और नेचुरली जहाँ पुलिस अच्छा काम करती है, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे अच्छा काम करते हैं, सिंध हुकूमत उसकी तारीफ़ करती है, उसके साथ खड़ी होती है। और जहाँ कोई लैप्सेस होते हैं, जहाँ कोई ख़राबी होती है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई करने के बाद जो जो फ़ैसला साजी करने की ज़रूरत है वो फ़ैसले किए जाते हैं। तो सेफ्टी कमीशन के अंदर ये तमाम मामलात उठाए जाएंगे। मैं समझता हूँ इन मौजूदा मुश्किल हालात में बजाय इसके कि हम नेगेटिव चीज़ों को फोकस करें, आपकी बात दुरुस्त है कि हाँ इस तरह के वाक़यात हुए जिसके अंदर पुलिस को चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या खालिद बिन वलीद रोड पर डकैती का हुआ है, ब्रॉड डे लाइट में डकैती हुई है। वज़ीर आला सिंध ने उस बात का किया और इंशाअल्लाह उस मामले को हल किया जाएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत इस बात पर कमिटेड है कि जो मिसाली अमन व अमान की सिचुएशन सूबाए सिंध के टारगेटेड ऑपरेशन की वजह से, सिंध हुकूमत की काविशों की वजह से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की काविशों की वजह से, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से हमने अचीव किया था। इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और एक बार फिर उसको अचीव करके देंगे। जहाँ ख़राबी होगी हुकूमत का काम है उस खराबी को रेक्टिफाई करना, आपका काम है उस खराबी को की निशानदेही करना। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने उसकी निशानदेही की। वी आर ऑलरेडी कॉग्निजेंट और पब्लिक सेफ्टी कमीशन का इजलास होगा, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ करूंगा उसके अंदर क्या फ़ैसले किए गए। जू के हवाले से आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। लोकल गवर्नमेंट की हमारी स्कीम है जिसके ऊपर काम चल रहा है लेकिन वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज़। मैं आपकी इस सवाल को लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को भी और चीफ मिनिस्टर साहब के गोशगुजार करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उस चीज़ को एक्सपेडाइट कराया जा सके। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी कराची जू का आप विज़िट कर लें तो एक नया पोर्शन उसके अंदर ज़ेर तामीर है। कुछ चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, कुछ बेहतरी उसके अंदर आ चुकी है। जी हमीद। ये जो मुझे पता है, मुझे पता है जो आपकी जो शिकायत है कमिश्नर कराची के हवाले से,
मैं वज़ीर आला सिंध को भी कन्वे करूँगा और मैं कमिश्नर साहब को और तमाम ज़िलाई इंतज़ामिया को इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि उनका काम है कीमतों को इन्फोर्स कराना। जो कीमतें सरकारी सतह पर पब्लिश्ड हैं, जो रेट्स पब्लिश्ड हैं, उसको इन्फोर्स कराना उनकी ज़िम्मेदारी है। उसके ऊपर कोई कोताही जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर कहीं भी वो लैप्स है तो कार्रवाई की जाएगी। ये कर किधर आ जाऊँ? शफकत में कहा। अली जैदी साहब ने जो है वो JIT पुरानी निकाल के और वो आपके सामने पेश की थी, बड़े आपने भी जवाब दिए। अब आज उन्होंने ओरिजिनल वसीयत मांग ली है बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ अली जरदारी साहब, और ये उन्होंने छोड़ा है कि जी ओरिजिनल वसीयत दिखाई जाए, और वो जो पर्चा लहराया गया था वो ओरिजिनल नहीं था। इस हवाले से आप अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि मैं इस तरह की बयानबाजी पर बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं एक जवाबी सवाल पूछता हूँ कि अली जैदी साहब के ख़ानदान में अगर किसी की फौतगी होती है तो उसकी मैं वसीयत मांग सकता हूँ? जो वर्सा होते हैं ये उनकी चीज़ है, ये प्राइवेट चीज़ें होती हैं। ये मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन लोग हैं, इनके क्या इक़दार हैं। सियासी इक़दार तो छोड़े, समाजी इक़दार भी इन लोगों के अंदर नहीं है। समाजी इक़दार भी नहीं है। वो वसीयत उनके बच्चों की मिल्कियत है, उनके वर्सा की मिल्कियत है, उनके खाविंद की मिल्कियत है। अली जैदी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ले, मैं उनको वसीयत दिखा दूंगा। अगर वो कोई राह फरार ढूंढ रहे हैं PTI से निकलने के लिए तो ठीक है, वो ठीक है, तो फिर वो आ जाए पीपल्स पार्टी में किसी दिन CEC में, जिसके हरीराम साहब मेंबर हैं। जब बीबी की शहादत हुई थी वो वसीयत शेयर की गई थी। जो लोग बीबी के घर गए हैं वहां पर वसीयत लगी हुई है। मैं खुद गया हूं, मैंने वसीयत देखी है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। ये पता नहीं कौन लोग हैं, किस प्लेनेट से आए हैं ये लोग। अल्लाह ताला इनको बस हिदायत दे, मैं और कुछ नहीं कर सकती जी। ये करके मैं क्या कहता हूँ, ये करके आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी जो सिंध हुकूमत की 12,000 से भी अबव हो गई थी, लेकिन जैसे जुलाई शुरू हुआ तो टेस्टिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है और 8,000 तक चली गई। इसकी क्या अच्छा, आपने जो थ्रेड की बात की, ये पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को इस तरह के नहीं दिए गए हैं। ये तो अरसे दराज से दिए जा रहे हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है इनसे परेशान नहीं होती। जो रिश्ता, जो नाता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का पाकिस्तान की आवाम के साथ है, वो जिस तरह था उसी तरह रहेगा। और इंशाल्लाह उसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है पाकिस्तान के आवाम की तर्जुमानी करते रहेंगे। बाकी दहशत गर्दों का कौन तर्जुमान है कौन नहीं वो आप सब जानते हैं। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, अगेन आपका सवाल गलत है। आज भी सूबा सिंध ने तकरीबन 10,000 टेस्ट किए। मैंने आपको एग्जैक्ट टेस्ट का नंबर कोट किया था, 9,783 गालिबन आज भी टेस्ट हुए। तो 12,000 10,000 के बीच में हमारी रेंज है जो हम करें। बट ये सवाल काश आपने पंजाब हुकूमत से पूछा होता, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की शायद कोई 30-35% अचीव कर पा रहे हैं। ये मैं इस तरफ आ जाऊँ, फिर शफकत करके आप पूछ चुके हो। वफाकी हुकूमत का है, वफाकी हुकूमत का है। ख़त वत में बिलीव नहीं करते वज़ीर आज़म। वज़ीर आला सिंध ने मेरे ख्याल में पिछले 2 साल में वज़ीर आज़म को कम से कम दर्जन ख़त लिखे होंगे। मेरी बात मैं कह रहा हूँ ना, वज़ीर आज़म तो ख़त लिखने पर बिलीव ही नहीं करते। वज़ीर आला सिंध ने अभी NFC इतना बड़ा अहम इशू है, उसके ऊपर ख़त लिखे 2। पहला ख़त लिखा, जवाब नहीं है, तो दूसरे ख़त में लिखा कि सर शायद आप मेरे पहले ख़त से इत्तफाक करते हैं इसलिए आपने जवाब नहीं दिया। तब भी जवाब नहीं आया उनका।
मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से पूछ लूँगा कि एग्जैक्ट फैसला क्या हुआ है। इसके अंदर माजी में कुछ कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स थे, लिटिगेशन थी जिसकी वजह से मामला इल्तवा का शिकार हुआ, लेकिन अगर स्टे ऑर्डर्स विकेट हो चुके हैं और इस वक्त कोई कानूनी बंदिश नहीं है तो इस चीज़ को फौरी तौर पर कर लेना चाहिए और आपके सवाल को मैं एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुँचा दूँगा। देखें, इसमें मैंने क्लियरली असेंबली सेशन में मैंने वजाहत की थी कि ये गाड़ियां जो हमने ली थी, हमने पिछले 2019 में टिड्डी दल के खिलाफ जो ऑपरेशन था उसमें हमने अपनी मर्जी से सिंध गवर्नमेंट ने 19 गाड़ियां ली थी। वो सब की सब गाड़ियां 19 गाड़ियां सिंगल कैबिन थी, जिसमें 11 4 व्हील थी और बाकी 8 गाड़ियां जो थी वो सिंगल कैबिन और 4x2 थी। ये इस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान वफाकी हुकूमत ने बनाया है, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसका मंजूरी जनवरी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है, उसमें जो मैंने पहले हिस्सा रखा, कंट्रीब्यूशन रखा कि ये प्राउंसेस को कंट्रीब्यूट करना है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अब उससे भी मुकर गए हैं। जैसे मैंने कहा ना, पहले हमें कहा गया कि स्टेज फर्स्ट में आपको 286 मिलियंस देने हैं। अब 286 मिलियंस हमें क्या देना है, जिसमें एक एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि जी ये आपको उसमें 21 गाड़ियां खरीदनी है, डबल डोर, जिसमें लिखा हुआ है SSR डबल डोर गाड़ियां आपने 21 खरीदनी है और उसकी कीमत भी लिखी हुई है कि उसकी 75 लाख रुपया एक गाड़ी की कीमत होगी। और GPS आपको खरीदने, व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर खरीदने, ये सब चीज़ें उसी हाँ है, बिल्कुल। मैंने असेंबली में ले आया था, नेशनल एक्शन प्लान का बुक छपा हुआ है, जिसको अब हेड कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेट कौन करता है, NDMA करती है। सारे तमाम सूबों के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स और प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स, अफवाज पाकिस्तान, सब उनको कोऑर्डिनेट करके हेड कर रही है NDMA। अच्छा, यही सवाल था और उसमें ये ऐड कर दिएगा कि आज तारीख खत्म हो रही है, लॉकडाउन की 15 जुलाई को खत्म होना था आपकी नोटिफिकेशन की तारीख, तो इसमें इजाफा हो रहा है, यानी इसको ये इस हवाले से आज एक अहम मीटिंग वज़ीर आला सिंध ने की थी, जिसके अंदर तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं कोरोना वायरस के हवाले से उनको भी मदऊ किया गया था। जो आपने मंडी के हवाले से बात की ना, उसमें ज़रा आप NCOC का फ़ैसला उठा के देख लीजिए। NCOC तो ऑलरेडी कह चुकी है कि जी SOPs के साथ मंडियाँ, जैसा लॉकडाउन चल रहा है इसी तरीके से एक्सटेंशन उसकी हो जाएगी। जहाँ तक आपने मंडियों की बात की, ये NCOC ऑलरेडी उस बात की इजाज़त दे चुकी है, बाकी सूबों में मंडियाँ लग चुकी हैं, जिसकी वजह से नेचुरली हमारे ऊपर भी डिफ़िकल्टी आती है। आज वज़ीर आला सिंध ने इस बात पर जोर दिया है कि इजाज़त नहीं दी, अभी दरख्वास्तें आएंगी कमिश्नर के पास, होम सेक्रेटरी के पास, SOPs इशू की जाएंगे और कंडीशनल परमिशन उन तमाम मंडियों को दी जाएंगी जो कि कम जगहों पे लगेंगी, और वहाँ पर उन SOPs को इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी ना सिर्फ इंतज़ामिया की होगी बल्कि उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज़र है जिसने वो परमिशन ली है उसके ऊपर भी ये चीज़ की जाएगी। तीसरी में चीज़ कार्रवाई की जाएगी जहाँ गलत चीज़ हो रही है, जिनकी NOC नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि आज ये भी फैसला किया गया है कि शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर जो लोग ये काम कर रहे थे उस काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और कमिश्नर कराची को और एडिशनल IG कराची को कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि इन चीज़ों को रोकथाम करने के लिए और मेक श्योर करने के लिए जो जो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है वो उनको उठाएं। चलो चले चल हकीम सेठार आपका दोस्त नहीं, मेरा भाई भी है और मेरा भी उससे रिश्ता है। जैसे ही जिस वक्त उसका ये वाक़या हुआ था उसी वक्त मैंने कांटेक्ट किया था जिन्ना अस्पताल की इंतज़ामिया से और उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। मैं रेगुलरली इन टच हूँ
अगर उनकी फैमिली ये समझती है ज़्यादा बेहतर इलाज जिना के मुकाबले में किसी और अस्पताल में हो सकता है तो वो काम किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अभी क्रिटिकल कंडीशन में है सेठार साहब, मैं समझता हूँ एडवाइजेबल नहीं होगा उनको इस टाइम पर शिफ्ट करना। लेकिन अगर उनकी फैमिली आज भी ये कहती है तो फैमिली की चीज़ पे सारा खोप इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह।